हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका ई विद्यार्थी .in में बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग पाठ 1 कर रहे थे आपकी इतिहास की बुक से 1000 वर्षों के दौरान हुई परिवर्तन की पड़ताल। तो भाई इस पाठ के हमने बहुत सारे पहले ही विषय कर लिए हैं। तो अब हम विषय करने जा रहे हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा सरल सा विषय है, बस ये थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी है, तो मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब इसे जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। 14वीं शताब्दी की बात हो रही है यहाँ पे। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्रानी ने अपनी इतिहास पहले 1356 में और दूसरा संस्करण 2 साल बाद लिखा था। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जियाउद्दीन बर्रानी की बात हो रही है जो इतिहासकार थे। आप उन्हें इतिहासकार भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हो कि वो राजा के लिए, शासकों के लिए जो लिखते नहीं है बातें, जो उनका आप कह सकते हैं दस्तावेज बनाते हैं, तो जियाउद्दीन बर्रानी का ये भी काम रहता था। तो जियाउद्दीन बर्रानी ने अपने बारे में इतिहास में दर्ज करने के लिए अपने बारे में उसने एक किताब लिखी। ये देखिए, जियाउद्दीन बर्रानी ने ये लिखी है, इसकी तस्वीर मैंने यहाँ लगाई है। इन्होंने 1356 के वक्त में एक किताब लिखी और उससे 2 साल बाद यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और 1358 में दूसरी किताब लिखी। ठीक है दोस्तों, दोनों एक दूसरे से भिन्न थी। इन्होंने जो भी दोनों किताबें लिखी, दोनों ही काफी अलग थी एक दूसरे से। लेकिन इतिहासकारों को 1960 के दशक तक पहले संस्करण के अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं था। यह बड़े पुस्तकालय संग्रह में खो गई थी। देखिए, ये जो 2 साल बाद वाली जो किताब लिखी गई थी ना जियाउद्दीन बर्रानी द्वारा, ये तो मिल गई थी बड़ी आसानी से। लेकिन उससे पहले वाली जो 1356 की जो किताब लिखी गई थी, इतिहासकार को ये ज्ञात भी नहीं था कि ये किताब लिखी भी गई है या नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो भाई उनको ये काफी देर बाद मिली थी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ ये जो हम बात कर रहे हैं 1000 सालों की, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी इतिहासकारों के सामने। वो इसलिए क्योंकि भाई 1000 सालों की बात हो रही है, ये कोई आसान बात तो है नहीं। 700 से लेकर 750 तक, ठीक है, ये पूरे क्या हो गए, 1000 साल हो गए। तो काफी ज्यादा परिवर्तन आए थे इस वक्त पे। लोग इधर से उधर जा भी रहे थे, आप कह सकते हैं एक तरीके से, माफ कीजिएगा तो भाई यही होता है भाई, आप जब खाना खा के मैं आपके साथ वीडियो बना रही होती हूँ तो भाई यही होता है कि ऐसी डकारें आ रही होती है और सबको आती है। ठीक है, तो भाई इसको इग्नोर कर दो। तो भाई यहाँ पे यही बात हो रही है कि 1000 साल की बात हो रही है और ये इतिहासकारों के सामने इतनी बड़ी चुनौती थी कि मैं क्या बताऊं। इतिहासकारों के सामने क्या, ये किसी के भी सामने चुनौती होगी, क्योंकि 1000 साल के बीच में इतने अलग अलग परिवर्तन आए थे। उस वक्त में अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्रों से लोग उधर आ रहे थे। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी जगह की 1000 सालों की बात हो रही है। पूरे भारतवर्ष के 1000 साल की बात हो रही थी और भारतवर्ष कोई छोटी जगह नहीं है। तो इस वक्त पे लोग इधर से उधर जा रहे हैं, लोग अलग अलग अन्य रूप से यहाँ पे आ रहे हैं। लोगों की धार्मिक स्थिति अलग है, वो कोई और भाषा बोलते हैं और वो कुछ और काम करते हैं। क्या क्या काम करते थे, बहुत सी अलग अलग तकनीकी भी आई थी। तकनीकों को अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहते हैं। और बहुत बहुत ज्यादा इस वक्त पे उन्नति भी हुई थी, प्रवृत्ति भी काफी ज्यादा उन्नति की बदली थी। ठीक है, अब क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी नई नई तकनीकी आई थी इस वक्त पे। पहले तो है फारसी पहिया, दूसरा है चरखा और फिर है आग्नेय अस्त्र। ठीक है, आग का यस्त्र यानी कि बारूद का हथियार। ठीक है, तो ये बारूद का हथियार उस वक्त पे आया था। काफी एंटीक लग रहा है भाई, ये बहुत पुराने सदी का लग रहा है। तो ऐसा ही पहली बार ऐसा ही बना था, तो इसकी उस वक्त पे इसकी तकनीक आ गई थी। उसके बाद है ये वाला फारसी पहिया, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है पर्शियन व्हील। इसमें क्या होता था, काफी आसानी से कुएं का पानी बाहर आ जाता था। कुएं में पानी में कोई बाल्टी नहीं डालनी पड़ती थी और उसको खींच खींच के दम लगा के बाहर नहीं लाना पड़ता था। ये चरखा घूमता रहता था और एक एक जो बाल्टियां लगी होती थी वो पानी भर भर के फिर औरतें कुएं का वो जो पानी भर रहा है उससे वो अपने डोंगे में डाल लेती थी। तो ये बहुत अच्छी तकनीक आई थी जिसको फारसी पहिया कहते हैं। और आप जानते हैं चरखा किसको कहते हैं। ये चरखा आया था
सूत काटने के लिए चरखा बनाया गया था, जो कपड़ों को आप देखा होगा रुई होती है, हमारे गांधी जी इसी पे बैठे रहते थे, रुई होती है, रुई को काटने के लिए फिर उसके बाद उसके कपड़े बनते थे। तो ये 3 अलग अलग तकनीकों ने भी उस वक्त पे जन्म लिया था, तो उसके बारे में भी इतिहासकारों ने पता किया। उसके बाद कुछ ऐसी खान पान की चीजें भी आई थी इस वक्त पे, जिसने जो एक जगह पे नहीं रही थी, वो लोगों के साथ आई थी। जैसे होता है ना, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाती हूँ। मैं बंगाली हूँ, सब लोग जानते हैं अगर मैं बंगाली हूँ, जो नहीं जानते उनको पे पता चल गया। तो भाई समझ लीजिए मैं बनाती हूँ यहाँ पे खिचड़ी, हमारे यहाँ पे दाल और चावल की खिचड़ी बनती है, तो हम यहाँ पे खिचड़ी बोलते हैं, हमारा उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। अब वो मैं ले गई साउथ इंडिया, वो मैं ले गई दक्षिणी क्षेत्र में भारत के, ठीक है, तो दक्षिणी क्षेत्र में जाके उसको बोलेंगे भाई वाह क्या खाना है भाई, ये तो बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतिहास में उसी खाने को वो लोग बनाने लग गए। अब क्या खाना, ये खिचड़ी वहीं उत्पन्न हुई? नहीं ना, ये तो मैं लेके आई, मेरे विचार वहां पे पहुंचाया खिचड़ी को। तो ऐसे ही हो रहा था। भारत में कभी भी कॉफी थी ही नहीं, भारत में कभी भी मिर्ची, कॉर्न हो गया, मक्का, ये सब था ही नहीं। इसकी पैदावार काफी कह सकते हैं मूल रूप से नहीं होती थी। जो मूल रूप से खेती बाड़ी होती थी वो होती थी सब्जियों की, हरी भरी सब्जियों की, आटा, चावल, दाल, गेहूं, बाजरा, मक्का तो बहुत बाद में आया है, बाजरा, इन सब की रोटी, ये सब चीजें ज्यादातर तादाद में मूल रूप से उगाई जाती थी। लेकिन ये जो नई नई चीजें आई हैं, ये हरी टी जिसको हम ग्रीन टी बोलते हैं, लाल टी, उलोंग टी, लेवेंडर टी, चामोमाइल टी, बहुत अलग अलग तरीके की चाय भी आई, अलग अलग तरीके की कॉफी आई, आलू आने लग गए, मक्का आने लगे। तो कुछ खान पान की भी ऐसी चीज, मिर्चियां, तो कुछ खान पान की भी ऐसी चीज थी जो लोगों के साथ आई थी, लोगों के विचारों के साथ आई थी। तो आप जानते ही हैं ना कि 1000 वर्ष के अंदर कितने सारे अलग अलग प्रकार के लोग आए होंगे एक जगह पे, और सिर्फ वो आए ही नहीं, अपना गुजर बसर ही नहीं किया, उन्होंने अपने विचार भी आगे बढ़ाए, प्रकट किए। तो ये जितनी भी चीजें आपने देखी, ये सब इंसानों के साथ ही आई थी, इंसानों के विचारों के साथ आई थी, ठीक है। और फिर अपना ली गई नई प्रौद्योगिकाएं और फसलें लोगों के साथ आई, उनके साथ विचार लाए। मैंने अभी आपको ये समझा दिया है, ठीक है। तो ये आर्थिक राजनीतिक, देखिए प्रौद्योगिका किसको कहते हैं, तकनीक को ही प्रौद्योगिका कहते हैं, अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का दौर था। ये कोई आम दौर नहीं था कि कुछ भी नहीं हो रहा है इस वक्त पे, काफी परिवर्तन थे। तो जितने भी परिवर्तन होते हैं उतना इतिहासकारों को मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो भाई इस वक्त पे राजनीतिक ले लीजिए, पैसों का ले लीजिए, सामाजिक ले लीजिए, सामाजिक यानी कि लोग अलग अलग धर्म के लोग रहने आ रहे थे, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग रह रहे थे, सांस्कृतिक ले लीजिए, सब अपना अपना एक संस्कृत लेकर आए थे। तो बहुत सारे अलग अलग परिवर्तन हुए हैं। बहुत से लोग इसे सांस्कृतिक कहते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण सांस्कृतिक होगा, ठीक है, सांस्कृतिक। लोगों ने अवसर की तलाश में लंबी दूरी तय की। बहुत से लोग, आप कह सकते हैं, खाना बदोश हो गए, और बहुत से लोग आ रहे थे दूर दूर से और यहीं पे गुजर बसर कर ले रहे थे। और वो क्या क्या चीजें करते थे, कैसा अपना पेट पालते थे, वो सब चीजें भी इतिहासकारों को लिखनी पड़ती थी, ठीक है। इस काल में जो लोग महत्वपूर्ण हो गए वह थे राजपूत, जो एक शासक के पुत्र राजपुत्र माने जाते थे, इनको ये नाम दिया गया था। इस वक्त पे कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं, महत्वपूर्णता मिली, बहुत ही ज्यादा। वो थे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, ठीक है। तो राजपूत नाम पड़ जाता है इनका। और भी ऐसे बहुत छोटे छोटे समूह थे, लेकिन अगर बात करें राजपूत की, तो उनको सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता दी गई थी। ये लोग क्षत्रिय माने जाते थे, और जो आप कह सकते हैं, अगर मैं थोड़ी बहुत डायलॉग बाजी करूं तो जिसका सर कट जाए और उसका धड़ लड़ता रहे वो है राजपूत। जिसकी ऐसे करके भाई बहुत सारे डायलॉग थे, मुझे याद नहीं आ रहे, मैंने कल ही पद्मावत देखी थी। तो भाई ऐसे ही भाई राजपूतों के बारे में कौन नहीं जानता। राजपूत सबसे ज्यादा, आप कह सकते हैं, एक महान समूह है जो कभी भी डरता नहीं है, कभी नहीं डरता, और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं हंसते हंसते, ठीक है। अंगारों में चलते चलते भी मूंछों को ताव दे, ऐसे है राजपूत। तो राजपूतों के बारे में मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि आप सब राजपूतों के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो जानते ही होंगे। तो इस वक्त पे इनको काफी ज्यादा महत्वपूर्णता मिली थी। 18वीं से 14वीं शताब्दी की बात हो रही है।
यह शब्द योद्धाओं, सेनाओं, सैनिकों, सेनापति, क्षत्रियों पर लागू होता था। देखिए राजपूत क्षत्रिय होते थे, ठीक है। उस वक्त पे भाई वर्ण, ये जो वर्ण प्रणाली थी, वर्णा सिस्टम अंग्रेजी में बोलूं तो वर्ण प्रणाली थी, ये काफी ज्यादा चलती थी। लोगों को वर्णों में भाग दे दिया जाता था। लोग सारे एक मात्र नहीं माने जाते थे, सबको एक एक वर्ण दे दिया जाता था। तो उस वक्त पे अगर हम बात करें राजपूतों की, तो उनका वर्ण होता था क्षत्रिय। क्षत्रिय होते हैं जो युद्ध कला में, शस्त्र में पारंगत होते हैं, और वो लोग शस्त्र चलाते हैं या फिर राज्यपाट संभालते हैं, तो वो लोग क्षत्रिय होते हैं। अगर आप बोले ब्राह्मण क्यों नहीं शस्त्र उठा सकता, तो ऐसा नहीं हो सकता। ब्राह्मण विचार देता है, अच्छी अच्छी बातें समझाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, वेदों का ज्ञान रखता है, तो उसे एक बहुत ही ज्यादा शांत लीन मनुष्य माना जाता है। तो जो ब्राह्मण होते थे वो अपना कार्य करते थे, समाज को एक अच्छी जगह बनाते थे, और क्षत्रिय अपना कार्य करते थे, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजपूतों को ही क्षत्रियों की प्रणाली में डाला जाता था। इसके साथ साथ जो भी योद्धा होते थे, जितने भी योद्धा लड़ते थे, वीर गति को प्राप्त होते थे, सेना नायक होते थे, सेनापति होते थे, ये सब भी क्षत्रिय ही कहलाते थे, ठीक है। क्योंकि भाई वो सेना में है, पहली बात तो वो सेना में है, दूसरी बात वो लड़ रहे हैं, क्षत्रिय हैं जो युद्ध कला में पारंगत होते हैं, तो ये सब लोग क्षत्रिय ही कहलाएंगे। राजपूत महान और वफादारी की भावना के लिए जाने जाते हैं, ये आप जानते हैं। मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ जैसे लोगों के लिए अन्य समूह ने भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्णता बनने के लिए युग के अवसर का उपयोग किया। अब अगर हम बात करें तो हर इंसान महत्वपूर्णता पाए, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। एक इंसान पा सकता है, एक से दो व्यक्ति ही महत्वपूर्णता पा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाती हूँ, अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करें तो ये जितने भी शासक चले आ रहे हैं ना बारी बारी से, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये जितने भी आ रहे हैं, इनमें से कुछ लोगों को ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता दी जाती है। और सबसे पहले नाम जो आता है वो है अकबर, और कौन है, शाहजहां, जिन्होंने हमारा ताजमहल बनाया। तो भाई कुछ ही लोगों को यहाँ पे महत्वपूर्णता देती है। हुमायूं, बाबर के बारे में तो कोई जानता भी नहीं होगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, ऐसे बहुत से संगठन और समूह बने हुए थे, लेकिन देखा गया तो सिर्फ राजपूतों को, क्योंकि उन्होंने वो युद्ध कला में काफी पारंगत थे। उनकी एक अलग ही होता नहीं है, कुछ लोग बहुत भिन्न होते हैं, कुछ लोग बहुत अलग होते हैं, भेड़ चाल में नहीं रहते हैं, ठीक है। जाट, अहोम, सिख, मराठा, कायस्थ, ये भी कुछ लोग थे। देखिए बाद में मराठाओं का भी परचम बहुत लंबा लहराया था। अभी मराठा इस वक्त पे नहीं, राजपूत सबसे पहले हुए, बाद में मराठा हो सकते हैं। मराठा अपनी महत्वपूर्णता खो बैठे तो उसके बाद शायद मुगलों को ये खिताब दे दिया जाए। तो ऐसे करके ना वक्त के साथ बदलते रहते हैं, और इतिहासकारों का काम भी बढ़ता रहता है। कभी कोई आया, कभी कोई समूह बैठ गया, कभी कोई राज्य में राजा बैठ गया, तो वो सब उनको लिखना पड़ता था, ठीक है। इसके बाद यही बताया गया है कि बहुत लोगों को महत्वपूर्णता मिली, बहुत को नहीं मिली, बहुत लोगों को अवसरों की भी प्राप्ति हुई, बहुत लोगों को कोई लोग खेतों में है, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कलाकृति बना रहे हैं, ऐसे करके भी उस वक्त पे बहुत से लोग अलग अलग चीजों में शामिल हो गए थे। वनों की सफाई और कृषि का विस्तार शुरू हो गया था। उस वक्त पे खेतों में सिंचाई बहुत होने लग गई थी, वनों को काटा जा रहा था, सारे जंगलों को साफ सफाचट कर दिया जा रहा था, जिससे वहां पे खेती कर पाए और वहां की जितने भी लोग हैं उनका पेट भर पाए, ठीक है। तो भाई जंगलों को काटा जा रहा था, और जंगलों में रहने वाले आप जानते हैं आदिवासी होते हैं, जिनको अंग्रेजी में ट्राइबल बोला जाता है। तो उन आदिवासी भी वो क्या करते, तो कुछ लोग अपने शहर लौट गए जहां से वो आए थे, और कुछ लोग कृषक बन गए, यानी कि वो लोग भी फसलों में काम करने लग गए, किसान बन गए, क्योंकि उनको अपना पेट चलाना था, या फिर कोई किसी तरह की उधारी उनके ऊपर थी तो उन्हें वो चुकाना था, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज क्या देखने मिली कि बहुत से लोग नए काम को भी अपना रहे थे, जैसे कि आदिवासी, ठीक है। तो बहुत सी अलग अलग चीजें यहाँ पे इस वक्त पे दिख रही हैं। उनके आवास में परिवर्तन ने कई वनवासियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, अन्य ने भूमि जोतना शुरू कर दिया और किसान बन गए। वे धीरे धीरे क्षेत्रीय बंजारों, सरदारों, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। यहाँ पे मैंने जो समझाया पहले मैंने वही यही है कि बहुत से जो वन में रहते थे उनको हटा दिया गया था, उनका घर उनसे उजड़ गया था, लेकिन क्या कर सकते थे, खेती भी करनी थी,
और जितने भी वहां पे लोग रहते हैं उनका पेट भी पालना था। तो जितने भी आदिवासी थे उन्होंने क्या करा, वो कुछ कर नहीं सकते थे तो उन्होंने कृषक बन गए वो लोग, और साथ ही साथ उस जगह पे रहने लग गए। तो उनकी वहां पे रहने वाले लोगों से, सरदारों से, पंचायत से, पुजारियों से, मंदिरों के लोगों से, सबसे बातचीत होनी शुरू हो गई और वो उसी समाज के एक हिस्सा बन गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है दोस्तों, बड़े समाजों का हिस्सा बन गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये बताया है बड़े समाजों का वो लोग हिस्सा बन गए, क्योंकि जब आप एक जगह पे रहते हैं ना तब आप उस जगह का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे बात करी जाए तो मैं एक मकान में रह रही थी 6 सालों से, तो हमें सब चीजें पता थी। हम मार्केट कैसे जाना है, दुकानों में क्या क्या है, कौन सी दुकान सबसे अच्छी है, कहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलेगा। मम्मी की बहुत ज्यादा जान पहचान हो गई थी, मेरी पापा सब जान गए थे हम लोगों को। अच्छा ये आपका ऑर्डर आया है, चलिए आप वहां पे जाइए, ये उनका घर है, सब जानते थे मतलब। तो यही होता है जब आप एक जगह पे बहुत ज्यादा समय तक, काल तक रह रहे होते हैं तो आपको जानने लग जाते हैं लोग और आप वहीं के हिस्सा बन जाते हैं। वैसे आदिवासियों ने भी, कुछ आदिवासी तो चले गए, पलायन कर गए, लेकिन कुछ आदिवासी रह गए और वो कृषक बन गए, तो वो इधर के क्या बन गए, हिस्सा बन गए, जिन्हें करों का भुगतान करने के लिए, देखिए कृषक भी वो इसलिए बने क्योंकि उनके ऊपर शायद कोई कर था, कोई भुगतान करना था उन्हें। स्थानीय प्रभुओं को वस्तुओं और सेवाओं की पेशकश करने की आवश्यकता थी। किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक मतभेद उभरे। कुछ के पास उत्पादक भूमि थी, अन्य के पास मवेशी कृषि के साथ कारीगरी का काम था। ठीक है, अब यहाँ पे यही बताया गया है कि अब यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि कैसे करके जात पात का भी प्रणाली आने लग गई थी, वरना ये सब भी चीजें आने लग गई थी नई नई। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया भी किसानों के बीच में भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की भिन्नता आ रही थी। कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी जमीनें लेके बैठे थे, कुछ लोग चरवाहा थे, कुछ लोग छोटे छोटे कृषि थे, कुछ लोग कारीगरी के साथ साथ कृषक भी थे। तो इधर इन्होंने कुछ इस तरीके का समाज बना दिया था कि अगर तुम्हारे पास 5 गाड़ियां हैं तुम थोड़ा ऊपर रहोगे, अगर तुम्हारे पास स्कूटर है मुझसे थोड़ा सा नीचे रहोगे, साइकिल है तो बिल्कुल नीचे रहोगे। ठीक है, कुछ इस तरीके का मैंने आपको उदाहरण देके समझा दिया। तो भाई लोगों को उनकी पृष्ठभूमि, व्यवसाय के आधार पर जातियों या उपजातियों में बांटा जाने लगा था। ठीक है, लोगों को देखिए, लोगों के पास तो बदलती रहती है ना चीजें, कभी आज के वक्त पे मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है तो कल शायद फकीर हूं। तो ऐसे ही होता था, जैसे ही फकीर बन जाती थी वैसे ही वो लोग मेरा क्या कर देते, जाति अलग कर देते थे, मुझे नीचे वाली जाति में डाल देते थे। कुछ इस तरीके से पहले हुआ करता था। जाति और उपजातियों की कामना हुई, जाति और उपजातियों का एक नया दौर चल पड़ा। उपजाति क्या होती है, उपजाति यानी कि होता नहीं हमारा जाति सिस्टम जो चलता है, सब कास्ट। ठीक है, उपजातियों में ले लीजिए आपका आ जाएगा ट्राइबल, SC ST ये सब आ जाता है ना। और हमारी ये सब चीजें अभी भी है, लेकिन इतना भेदभाव ये सब तो नहीं है बिल्कुल। अभी भी सबको अधिकार है, सबके पास संवैधानिक अधिकार है, सब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले के वक्त पे ऐसे ही होता था, भाई तेरे पास घर है तो ठीक है भाई तो क्षत्रिय बन जा। अच्छा तेरे पापा जी ब्राह्मण है, ठीक है भाई तू जो ब्राह्मण है तेरे पग छूने पड़ेंगे। अच्छा तू कलाकृति करता है, तू बस मटके बनाता है तो नीचे वाली जाति पे जा। कुछ इस तरीके से होता था। तो ऐसा ही होता था भाई, किसानों के बीच में भी थोड़ा बहुत मतभेद हो गया था, थोड़ा बहुत वो खुद को इधर उधर समझने लग गए थे, बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा था। कई बहुत बड़ी बड़ी भूमि लेके बैठे रहते थे, वो उनके पुश्तों से भूमि चली आ रही थी। कोई के पास कुछ भी नहीं रहता था तो कलाकृति, थोड़ा बहुत कृषक का काम कर लिया, ये सब होता था। तो इन जैसे कृषकों के बीच में भी भेदभाव होता था। अगर समझ लीजिए एक कृषक है जो बहुत बड़ी भूमि लेके बैठा है तो उसको थोड़ी सी ऊपर की जाति दे देंगे, थोड़ी उपजाति का ऊपर का दे देंगे। और अगर कुछ शिल्पकार हैं, कुछ चीजें बनाने वाले हैं, या फिर कुछ थोड़ी बहुत खेती करने वाले हैं, आम आदमी है, ठीक है, रोटी प्याज पे घर चलता है उनका, तो भाई उनको बहुत ही नीचे डाल देंगे। तो ऐसा भाई होता था। और इसके बाद क्या है, जैसे कि अगर आप अभी भी हमारे भारत के गांवी क्षेत्रों में जाएंगे, वहां पे आपको अभी भी पंचायती राज मिल जाएगा। देखिए 3 तरीके के हमारे गवर्नमेंट होते हैं, आप जानते ही हैं, स्टेट, सेंट्रल, लोकल।
तो लोकल गवर्नमेंट में ये हमारा थर्ड टायर है। लोकल गवर्नमेंट में यही आता है कि पंचायती राज चलेगा, ब्लॉक कमेटी रहती है, समितियां रहती हैं, बहुत चीजें रहती हैं। वही अभी भी आपको पंचायती राज मिलेगा। और ये जो पंचायती राज होता है ना, ये जातियों के अंदर होता है, ठीक है। तो बड़ों, ये जो जितने भी बड़े लोग होते थे, जितने भी बुजुर्ग होते थे, जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया था जीवन का, वो अपना पूरे जीवन बिता चुके थे, तो उनके पास अच्छा खासा ज्ञान रहता था, तो उन लोगों को ही पंचायती बनाया जाता था, ठीक है। तो सदस्यों को प्रबंधित करने के लिए जातियों के अपने नियम और कानून रहते थे। भाई जातियों के, अगर आप गांव में चले जाए तो उनके नियम कानून बिल्कुल अलग हैं। बीवी घूंघट करेगी, चूल्हे पे खाना बनेगा, गैस खराब है, ये है वो है, बहुत सी चीजें वो लोग रखते हैं। और वो सब चीजें वैसे देखा जाए तो आज के वक्त पे वो सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। देखा जाए तो एक बताती हूँ आपको एक फैक्ट, अगर आप सोचो कि गलत है तो वैसे गलत तो नहीं, क्योंकि भाई वैज्ञानिकों द्वारा ये प्रमाणित है कि गैस के ऊपर रोटियां सेकनी नहीं चाहिए, तवे पे रख के सेकनी चाहिए, क्योंकि गैस के अंदर जो बुरे फ्यूम्स निकलते हैं, उसमें जो बदबू निकलती है, वो रोटी के अंदर एक जहर पैदा कर देती है। वही रोटी हम इतने कालों से खाते आ रहे हैं। तो इनके यहाँ पे क्या, इनके यहाँ तो लकड़ी जल रही है, गोबर के कंडे जल रहे हैं, उसमें से कहाँ से आपको बदबू, उसमें से कहाँ से आपको वो केमिकल वाला चीज मिल सकता है, नहीं ना। वो जो रोटी बनाते हैं वो सेकते नहीं है, वो चूल्हे के पास थाप के रख देते हैं और वो फिर पक जाती है। तो यही चीज है कि गांव में अभी भी इतनी ज्यादा पवित्रता है, इतना ज्यादा साफ सुथरा है, उनका रहन सहन इतना ज्यादा शुद्ध है, और गांव के लोग ही बहुत लंबी लंबी आयु तक जीते हैं, क्योंकि उनका जो रहन सहन है वो काफी ज्यादा हमारे शहरी लोगों से तो काफी ज्यादा अच्छा है। हम लोग, हमारे पास फोन है, हम लोग उसी में लगे रहते हैं, कोई इंस्टा चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, आंखें कमजोर हो जा रही हैं। लेकिन उनका क्या है, और हम लोग यहाँ पे सोते हैं 12-1 बजे, किसी के नेटफ्लिक्स चल रहे होते हैं, किसी के कुछ चल रहा है, पता है मुझे, ऐसा होता है भाई। तो क्या बात है भाई, मैं भी खुद ऐसी ही हूँ भाई, 12-1 बजे नींद आती है, मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। और फिर क्या होता है, और अगर आप वहां पे हमारे भारत के गांव में चले जाएं तो वहां पे आपको मिलेगा एक ऐसा मंजर कि वहां पे लोग 7 बजे खाना खा के सो भी गए हैं, ठीक है। और 4 बजे उनकी सुबह होती है, 12:30-11 बजे नहीं, 4 बजे सुबह होती है। सुबह उठ के ठंडे पानी से स्नान करते हैं, जिससे जो ब्लड प्रेशर है वो भाई काबू में रहता है। ठंडे पानी से जो हमारा शरीर है वो अच्छे स्वस्थ में रहता है, हड्डियों में कभी दर्द नहीं होता। ऐसी बहुत सी चीजें वो समझते हैं, आयुर्वेद को भी मानते हैं। तो ये सब चीजें भाई आपको मतलब उस जगह में ही देखने को मिलेंगी। तो भाई इनकी जातियों की एक अलग ही पंचायत होती थी। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी किसी ने जुर्म किया है तो पंचायत के पास जाया जाता था। अगर पंचायत उसका जो भी फैसला करती है वो सबको मानना पड़ता था, क्योंकि वो लोग एक तरीके से वहां के चीफ मिनिस्टर ही लगते हैं, ठीक है। और उनके पास काफी ज्यादा पैमाने पर संसाधन होते थे, काफी ज्यादा वो भाई धनी भी होते थे और ताकतवर भी होते थे, जिससे वो अच्छे खासे दारोगा वारोगा से नाम मतलब रखते हैं अपना। और वो एक डर भी रखते थे, जिससे कि उनको एक तरीके से उनको बड़ा माना जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत रखना पड़ता था डर, क्योंकि पंचायत ऐसे ही नहीं बना दी जाते थे, पंचायत उसको ही बनाया जाता था जिसके पास अच्छी खासी ताकत हो, ठीक है। तो जो भी कानून लागू हो रखे होते थे कि अच्छा तूने इसकी बेटी को मारा है, अच्छा तुझे गांव से हटा दिया जाएगा, तुझे निष्कासित कर दिया जाएगा, तो उसे मानना ही पड़ता था, ठीक है। इसके बाद क्या है, कई गांव एक सरदार द्वारा शासित थे, एक सरदार जरूर रहता था, ठीक है। पंचायत में एक बड़ा मंडल, एक सरदार रहता था, दोनों मिलकर एक राज्य की एक छोटी इकाई थी। छोटे से राज्य में फिर एक छोटे से शहर या गांव में ये लोग रहते थे। 5 पंचों का आब यानी पंचायत रहता था, और जैसे भी कानून चलते थे वैसे वो लोग चलते थे, ठीक है। जाति से बेदखल ना कर दे, इसलिए लोग काफी ज्यादा संभल के रहते थे। समझ लीजिए कोई एक जाति है, चमार जाति है, और कोई एक अलग जाति है, बड़ी जाति की है, उस लड़की ने इससे शादी कर ली, ये ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है, सच बता रही हूँ, बहुत बार होता है। और फिर उस जो लड़की है उसके माँ बाप को बेदखल कर दिया जाएगा, गांव से जाति से बेदखल कर दिया जाएगा, तो काफी संभल के रहना पड़ता था इन्हें, ठीक है। तो ये था भाई हमारा विषय। आपको अच्छा लगा होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और दूसरे विषय में जल्दी से मुलाकात करते हैं हम लोग, क्षेत्र और साम्राज्य, ठीक है। मिलते हैं जल्दी से, कुछ खा पी लो भाई,
भूखे भूखे से लग रहे हो, मुंह एकदम उड़ा हुआ है आपका रंग, जल्दी से कुछ खा के आओ, टेंशन वेंशन मत लेना और मिलते हैं जल्दी से। अपना ध्यान जरूर रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।